यस। तो हमारा संधि का टॉपिक चल रहा है। बिल्कुल। अभी हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे। व्यंजन कंप्लीट हो गई अपनी जी। तो जैसा आपने पढ़ा कि संधि है उसके 3 प्रकार होते हैं, उसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज हमारा जो कंटेंट है वो है विसर्ग संधि। ठीक है, इसको दबाना है ना। यस। तो इसके कुछ रूल्स हैं, उनको हम लिखते हैं। चलिए, एक दो नियम तो लिखा दिए थे शायद, है ना। यार एक स्टूल तो चाहिए यार, नंदी किशोर इनको रखवा के लिए सामान सट्टा। ये ले ले चेयर, है ना। देखो उसमें आएगी तो नहीं, है ना। यस। कोई उठाएगा, बड़ा देख देख कर पड़ा रहा है। हाँ, चलिए कोई नहीं। यस। तो विसर्ग संधि का पहला नियम आपने लिखा, क्या लिखा था? यदि कैचे टैते पे के बाद, यही है क्या? नहीं, चे छे से के बाद विसर्ग का श और है हो जाता है। अब लिखेंगे नियम नंबर 2। लिखेंगे नियम नंबर 2। यस। यदि विसर्ग के पहले, क्या लिखा आपने? यदि विसर्ग के पहले ए आ, यदि विसर्ग के पहले ए आ का स्वर हो तथा विसर्ग के बाद कै खे पे फे, तो पी लिया। रहने देने बाद में पी लेंगे। चलो लोगो ऑफ कर दे, एक सेकेंड। तो देखिए, यदि विसर्ग के पहले ए आ का स्वर हो तथा विसर्ग के बाद कै खे पे फे में से कोई वर्ण हो तो संधि होने पर, कै खे पे फे में से कोई वर्ण हो तो संधि होने पर संधि होने पर विसर्ग ज्यों का त्यों रहेगा। विसर्ग ज्यों का त्यों रहेगा। ब्रैकेट में लिख लीजिए नो चेंज। अभी मैं एग्जाम्पल दूंगा तो आपको क्लियर होगा। विसर्ग ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? नो चेंज। अब आप देखिए, एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया, प्रातः प्लस काल, ये विसर्ग है ना। प्रातः प्लस काल। अब अगर इसका संधि करेंगे तो क्या होगा? प्रातः काल। इट मीन्स आप क्या समझे कि अगर विसर्ग से पहले तय में ए है और बाद में कै है तो नो चेंज, विसर्ग ज्यों का त्यों रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसका एक मोस्ट एग्जाम्पल है जो ये है, देखो आप ये बताइए, ये हर एग्जाम में आता है, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। मन है प्लस कामना और बराबर वो लिख के चलते हैं मनोकामना। क्या ये संधि सही है? क्या सही है? क्या बताइए? नहीं है, क्योंकि मनोकामना वर्ड अशुद्ध है। शुद्ध वर्ड क्या है? मन है कामना। लिख लो। अब आपको क्लियर हो गया ना। हम कहते हैं कि हम, हे भगवान मेरी मनोकामना पूरी कीजिए, लेकिन मनोकामना वर्ड अशुद्ध है, शुद्ध है मन है कामना।
विसर्ग लगा देंगे और मन है कामना लिख लेंगे। और एग्जाम्पल आप लिखेंगे अधः प्लस पतन, अधः प्लस पतन, अंतः प्लस पुर। अंतःपुर का अर्थ जानते हो क्या आप? जो राजा महाराजाओं का महल का इंटरनल पार्ट होता है ना, उसे कहते हैं अंतःपुर। रजः प्लस कण, रजः प्लस कण, क्या हो गया? रजः कण। देखिए आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आना चाहिए, समझ रहे हैं आप? विसर्ग से पहले क्या है? ए, और बाद में क्या है? कै। तो नो चेंज। रज यानी मिट्टी होती है, रज यानी क्या होती है? मिट्टी। तो रजः कण बराबर हो जाएगा नो की रजो कण, रजः कण। अंतःपुर एक ही है, देखो पे प्लस पान, क्या हो गया? पे पान, दूध का पीना, पे पान। और लिखेंगे इसका मोस्ट एग्जाम्पल एक ये भी माना जाता है, अधः धन पतन, क्या हो गया? अधः पतन। अब इसी के सिमिलर एक एग्जाम्पल जरूर आता है एग्जाम में, चाहे ये आए चाहे ये आए। क्या आएगा जो बताऊं मैं आपको? अधः धन वस्त्र, ये तो दूसरा नियम हो गया, अधोवस्त्र होगा। ये तो क्या होगा? अधोवस्त्र। लेकिन ये अधः प्लस पतन अधः पतन ही रहेगा, क्योंकि क्या आ रहा है विसर्ग के बाद? पे आ रहा है। अगर विसर्ग के बाद कै आए, खे आए, पे आए, फे आए तो नो चेंज। अब लिखो अगला नियम, ये एग्जाम्पल तो लिख लो, गलत मत लिखना है ना। अगर नहीं बोल समझ में आया तो मैं अधः पतन, ठीक है ना? प्रातःकाल और मनः कामना और अधः पतन तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अभी आपने कोई 10-15 दिन में कोई एग्जाम दिया था क्या? कोई कंपटीशन दिया? नहीं भी दिया कोई बात नहीं, तो आप पेपर तो देखा करो जो कंपटीशन हो के आ रहे हैं ना। अभी आप सेकंड ग्रेड का हिंदी का एग्जाम हुआ है, संस्कृत डिपार्टमेंट वाला, उसकी हिंदी की ग्रामर देखते तो इतना आपको ये लगता है यार हम जो पढ़ रहे हैं बिल्कुल ऑन द सही वे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो सारे उसमें पूछे गए हैं। मैं आपसे अभी मोबाइल में 2-4 क्वेश्चन भी पूछूंगा, ठीक है ना? लिख लिया? नेक्स्ट नियम लिखेंगे। अब इसमें एक थोड़ा सा रुको, एक सेकेंड। अब चाहे अपवाद कह लीजिए आप, अब एक मिनट सुनो। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया पुरः प्लस कार, पुरस्कार हो गया ना, तो ये अपवाद में लिख लेंगे। है सब में कौन सी संधि है? इसमें भी विसर्ग। कोई पूछ ले पुरस्कार में कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि है। लेकिन ये इस नियम से परे चले गया। देखो विसर्ग के पहले ए है और बाद में क्या है? कै। लेकिन इसमें क्या आ गया बीच में? से, इसमें आ गया। तो 2-4 उदाहरण है। पुरः प्लस कार, नमः प्लस कार, क्या हो गया? नमस्कार। और एक लिखेंगे आप भा प्लस कर, क्या हो जाएगा? भाष्य कर। और लिखेंगे आप ब्रह प्लस पति, ब्रह प्लस पति। आपको विसर्ग सब में लगाना है, ठीक है ना? ब्रह प्लस पति, क्या हो गया? बृहस्पति। और श्रेय प्लस कर, क्या हो गया? श्रेयस कर। सब में विसर्ग संधि। हिंदी में आपसे कोई यो नहीं कहेगा कि इसमें कौन सा रूल है, कौन सा क्या है। संस्कृत में फिर भी होता है अंदर जाके, इसमें तो क्लियर है क्या कि भैया बताओ बृहस्पति में कौन सी संधि है? विसर्ग। कौन सी संधि है? विसर्ग। अब ये पूछ ले बृहस्पति का संधि विच्छेद करो, तो ब्रह विसर्ग है सबके पीछे, ध्यान रखना ना, प्लस पति, बृहस्पति।
अब नियम नंबर 3, बोलूं? यस, लिखिए। इसको पहले इरेज कर देते हैं। लिखो, यदि विसर्ग के पहले ई, यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ, यदि विसर्ग के पहले ई ऊ का स्वर हो और विसर्ग के बाद कै ख पै फै, वही वाले, और विसर्ग के बाद कै ख पै फै, कै ख पै फै में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का, तो विसर्ग का क्षय हो जाता है। क्षय कौन सा? मूर्धन्य। एक तो तालव्य होता है क्षय, कौन सा क्षय होगा? मूर्धन्य, षटकोण वाला। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले आपकी सुविधा, आपने पै लिखा है, क्षय नहीं लिखा? अच्छा, कम दिखने लग गए, चश्मा लगा लेता हूँ। तो क्या हो जाता है? क्षय हो जाता है। अब आप एग्जाम्पल लिखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, एक फेमस सा आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, सब आप जानते हो। क्या लिखा मैंने? बही प्लस कार, बहिष्कार हो गया ना। विसर्ग के बाद यदि कै ख पै फै और विसर्ग से पहले ई हो, ही में क्या, कौन सा स्वर है? ही में ई। तो ये ऐसी स्थिति में विसर्ग नो चेंज, यानी विसर्ग जो कहते हो नहीं रहेगा, विसर्ग चेंज होगा। किस में चेंज होगा? क्षय में। तो इसका होगा बहिष्कार। और देखो, आप सब जानते हो, दू प्लस कर दुष्कर, बहुत बढ़िया। और लिखेंगे नी प्लस कलंक, हाँ, नी प्लस कलंक दुष्कर निष्कलंक, है ना, निष्कलंक बन गया। और लिखेंगे निधन फल निधन फल निधन प्रयोजन क्या बन गया? निष्प्रयोजन। और लिखेंगे निधन कपट निधन काम, आपको अब अच्छे से आ गया कि भैया देखो, यदि इसके पहले ई ऊ होगा। अब ऊ का एक उदाहरण भी हमने आपको दिखा दिया, और एक और लिखा देते हैं, चतु प्लस कोण, क्या हो गया? चतुष्कोण। ठीक है। अब एक चीज बताइए आप, देखो बहुत छोटी सी चीज है, छोटी सी चीज है, लेकिन आपको इतनी इफेक्टिव होगी, देखना। लिख लिया सबने? देखो,
ये बताओ क्या लिखा मैंने? छोटी सी चीज है, बहुत एग्जाम में आई हुई है ये। क्या लिखा? निरोग। कौन सा वर्ड सही है ये बताओ आप। सेकंड सही है। अब देखो, मोस्टली क्या होता है, जो वर्ड होता है उसकी हम ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते, जो होता है उसको हमको बीच में से तोड़ना होता है। लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा नी प्लस रोग। क्या हो गया? नी प्लस रोग। और एग्जाम हॉल के अंदर जो पेपर है उसमें ये लिखा जाता है। क्या ये संधि सही हो गई? क्या ये गलत हो गई? क्योंकि नी प्लस रोग छोटी नहीं आएगी भाई, शुद्ध तो ये है, लेकिन ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। शुद्ध तो ये है लेकिन इसका विच्छेद ऐसे होगा, और जब विच्छेद होगा तो ये होगा। इसी नियम को मैं लिखा रहा हूं, लिखेंगे। यदि विसर्ग के पहले वाले वर्ण में यदि विसर्ग के पहले वाले वर्ण में ई व ऊ का स्वर हो, ई व ऊ का स्वर हो, और विसर्ग के बाद र हो तो, र से रथ, संधि होने पर विसर्ग का तो लोप हो जाएगा। विसर्ग का तो लोप हो जाएगा, साथ ही ई व ऊ की मात्रा ई व ऊ की मात्रा ई ऊ की हो जाएगी। ये मात्रा है ना, ये तो हो जाएगी बड़ी ई, और ये हो जाएगा बड़ा ऊ। ई ऊ की हो जाएगी। जो अब आप देखो भैया, विसर्ग से पहले कौन सा स्वर है इसमें? ई। और विसर्ग के बाद क्या है? र। यही तो कह रहा है नहीं हम, विसर्ग के पहले छोटी ई और छोटा ऊ हो, ई ऊ हो, और बाद में र हो, तो ये संधि होने पर विसर्ग तो हट जाएगा, विसर्ग का तो लोप हो जाएगा, और ये ई ऊ की मात्रा है वो ई और ऊ की हो जाएगी। इट मीन्स नी प्लस रोग ये हो गया। क्या हो गया? निरोग। ठीक है ना? और लिखो, नी प्लस रज क्या हो गया? नीरज। वेरी गुड। चक्षु प्लस रोग, इसमें चक्षु को बड़ा कर देंगे, है ना, ऊ की मात्रा को बड़ा ऊ की कर देंगे। निधन रस, नी प्लस रस क्या हो गया? नीरस। निधन रव क्या हो गया? नीरव। अच्छा, हटा दे लो, ऐसे कोई जरूरी नहीं। हाँ जी, चक्षु प्लस रोग, चक्षु यानी आंख, आंख की बीमारी है ना, वो चक्षु रोग हो गया। लिख लिए? अब देखो मेरी बात सुनो, अब देखो एक एक चीज का अपना मीन्स है।
नीरव, नीरव, नीरस। अब सुनिए, नीरस जिसमें रस नहीं है, नीरव, रव यानी शोर, जो सन्नाटा होता है ना उसका पर्यायवाची वर्ड बनेगा। देखो इनमें मात्रा सब में कौन सी लगाओगे आप? बढ़िया आएगी। समझ रहे हैं ना? अब आप लिखिए सेकंड लास्ट नियम। यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले ए आए, वो मैंने आपको सारे बेसिक्स समझा दिए हैं कि संधि का नियम किस तरीके से क्रिएट होता है। अब हमको रूल्स लिख रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग उदाहरण लिख के संधि को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना? यदि विसर्ग के पहले ए आए, ठीक है, और उसके बाद ए आए, विसर्ग के पहले ए आए और विसर्ग के बाद यानी उसके बाद ए आए, किसी भी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण आए, तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण आए, या ये, रे, ले, वे, ये, रे, ले, वे, है आए, है आए, तो इसको जरा इंपॉर्टेंट नियम है, अच्छे से समझेंगे। विसर्ग का उ, तो विसर्ग का उ हो जाता है साथ ही, लिखो एक थोड़ा सा और लिखो, साथ ही यह उ पहले वाले ऐसे मिलकर गुण संधि के नियम से, गुण संधि के नियम से क्या होएगा बताओ? विसर्ग का क्या हो गया? विसर्ग का क्या हो जाएगा? उ, वो मैं भी समझा रहा हूँ, पहले सोचो। विसर्ग का क्या होएगा? उ हो गया। विसर्ग का क्या हो गया? उ हो गया। अब इधर क्या है? ए। अब ये कह रहा है ये पहले वाले ऐसे मिलकर गुण संधि के नियम से क्या होता है? और उ, ए प्लस उ बराबर गुण संधि का नियम बताओ। ए और ई तो ए होगा, ए और उ क्या होगा? ओ। क्या होगा? ओ। लिखो ये बात, गुण संधि द्वारा ओ हो जाता है। अभी आप लिखेंगे तो आपको पूरा कुछ समझ में आएगा। देखो एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिखते हैं। यस है प्लस दा, हमने बोल दिया। एक और देख लो, सर है प्लस वर, आपने बोल दिया। और एक और लिख लो, मन है प्लस हर। अब देखो एक एग्जाम्पल लिखाते हैं फिर आपको समझाना चालू करेंगे। मन है
प्लस क्या लिखा, अनुकूल, मन प्लस अनुकूल। अब देखो विसर्ग के पहले ए आ रहा है, विसर्ग के पहले ए आ रहा है, विसर्ग के पहले ए आ रहा है, विसर्ग के पहले ए आ रहा है। विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण आए तो द कौन सा है, तीसरा। ये रेलेवे में से कुछ भी आए, कोई मतलब ए आए, तो अब आप समझो क्या सिचुएशन होगी। देखो इस विसर्ग का क्या हो गया, ऊ। देखो अब मैं लिख रहा हूं, मैं, न, ऊ, है और ये बनाना भाई, यही तो बनेगा। मन विसर्ग का क्या हो गया, ऊ। अब आपको दिक्कत आ गई। दिक्कत क्या आ गई भाई, इसमें तो पहले ही स्वर बना बैठा है, तो इसमें इसको कैसे एंट्री मारेंगे। तो क्या होगा, क्या होगा, इस न में कौन सा स्वर है, ए, और ये क्या है, ऊ। दोनों मिलकर क्या हो गया, ओ। अब इस न में से हमने इसको खाली कर दिया, हलंत कर दिया। क्या निकाल लिया, क्या निकाल लिया, ए निकाल लिया ना। अब इस न में क्या दे देंगे हम, ओ। तो ये क्या बन जाएगा, मनोहर। एक और समझो, अभी समझो। देखो विसर्ग से पहले ए है तो विसर्ग का क्या हो गया, ऊ। यस, ऊ। अब इस से में ए और ऊ मिलकर क्या हो गया, ओ। तो क्या बन गया, यशोदा। लेकिन इसमें आपको दिक्कत आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, जो सुनो, मैं को छेड़ा ही नहीं, न है और ये ऊ हो गया और ये क्या हो गया आपके, अनुकूल हो गया ना। अब सुनो, चलो हम इसमें से क्या निकाल लेंगे, ए। तो ऊ बना दिया, ओ बना दिया, तो हमने बना दिया मनो। अब क्या है भाई साहब, अनुकूल। हिंदी में जो स्वर है ना, वो बीच में कभी भी स्वतंत्र नहीं लिखा जाता है, स्वर को मिलाना ही पड़ता है। तो अब एक तो सिचुएशन ये हो गई कि ऐसे लिखो, लेकिन हिंदी की दृष्टि से ये वाक्य, वो शब्द है, वो गलत है, ऐसे नहीं लिखा जाता है। तो देखो एग्जाम हॉल में आपको दो सिचुएशन मिल सकती है, एक तो ऐसे भी मिल सकता है, मनोनुकूल। क्या लोप कर दिया इसमें, ए। लेकिन ये शुद्ध नहीं है, आपको ऐसे नहीं, बड़ा बड़ा नहीं आएगा। अगर आपने संस्कृत ली होगी तो एक ये वाला जो साइन है, अवग्रह चिन्ह, क्या बोलते हैं इसको, दलिए बोलते हो, अवग्रह चिन्ह बोलते हैं, ये बिल्कुल राइट है। समझ गए। उस ए को आप न तो खत्म करेंगे, न उस ए को आप गायब करेंगे। आपको उस ए को स्वतंत्र नहीं लिखना है, उसको इस तरह अवग्रह चिन्ह लगा के उसको बना लेना है। बाकी आपको तो एग्जाम हॉल में सब बना बनाया मिलेगा। अब इसमें देखना ये है, अगर मान लो ये मिल गया मन है प्लस अनुकूल और मनोनुकूल, अब वो पूछ रहा है किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद नहीं है। तो अब आपने देखा भाई, महा प्लस उत्सव महोत्सव, कोई गलती नहीं है, ये तो बिल्कुल सही है। विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, ये भी बिल्कुल सही है, हैं? दिक् प्लस गज दिग्गज, ये भी बिल्कुल सही है। तो फिर इसको आपको क्या कर देना है, गलत कर देना है, क्योंकि इसमें क्या लुप्त है, ए। क्या लुप्त है, ए। लेकिन आप देख रहे हो कि यार वो पूछ रहा है कि कौन सा संधि विच्छेद सही है और सारे पूरे गलत है, यही दे रखा है, तो फिर इसको हम सही भी कर लेंगे। समझ गए ना बात को। ऐसे भी लिखा जा सकता है, बाकी सर्व शुद्ध तो ये है, ठीक है ना। चलो और एग्जाम्पल लिखेंगे, लिख लो इनको एक बार। बताओ कौन सा समझ में नहीं है। नहीं, विसर्ग के पहले ए हो और विसर्ग के बाद में ए हो, किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण हो, है ना।
लिख लिया तुमने, लिख लिया? हाँ। किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो। अब ये उतार लो, मने प्लस हर मनोहर, सर प्लस वर सरोवर, यसे प्लस दा यशोदा, है ना? और एग्जाम्पल लिखाऊंगा मैं भी, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, थोड़े इंपॉर्टेंट नियम है, ठीक है ना? इरेज कर दो इसको। हाँ लिख लो। अब लिख लिया? यस। और लिखो, व्यय धन वृद्ध, आवाज नहीं, यश है प्लस अभिलाषा, मन है धन रंजन, यश है प्लस धरा, तप है प्लस बल। हाँ लिखो लिखो। मन है प्लस भाव, वेरी गुड। अन्य प्लस अन्य, मन है प्लस विकार, से प्लस अहम, मन है प्लस रथ, से प्लस अहम, अहम यानी मैं होता है ना, अहम आवाम वयम, वो है। बोलो कौन सा वाला? अभी बता रहे, एक बार लिख लो आप, देखो वयोवृद्ध हो जाएगा, इसमें आपको वही अवग्रह चिन्ह लगाना है, लगा लोगे ना आप? अच्छा, मनोरंजन, यशोधरा, तपोबल, मनोरथ, मनोभाव, अन्यो अन्य, इसमें भी वही अवग्रह चिन्ह आएगा। देखो, ए ने यो अन्य, और ऐसे इसमें लिखेंगे क्लियर? बोलिए क्लियर?
यस। तो अब आप लिखेंगे अगला नियम। ये जो लास्ट के दो नियम है ये विसर्ग संधि की, ये मान लो आप रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। इनमें से बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अभी मेरे को एक भैया मिला, यशोदा का आया, और एक वो मैंने लिखाया आपको नदी प्लस उत्पन्न नद्य उत्पन्न, उसका आया। RS मेंस में आए थे दोनों। तो वो बोल रहा था सर ये यशोदा में मैं गुण संधि करी आया, जबकि गुण संधि नहीं है, समझ रहे हो ना, इसमें विसर्ग संधि है। तो आपको भी ध्यान रखना है। अब आप लिखेंगे नेक्स्ट नियम। यदि विसर्ग के पहले ए आ को छोड़कर यदि विसर्ग के पहले ए आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए, कोई दूसरा स्वर आए और विसर्ग के बाद, और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो, कोई स्वर हो, ध्यान दीजिएगा, किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो, किसी भी वर्ग का। अब आप समझ गए हिंदी में वर्णमाला में कितने वर्ग है? 5। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग का तीसरा ग गाय, चौथा घ घर, पांचवा अण। समझ रहे ना बात को? तो किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो, या यर ल व ह में से कोई वर्ण हो, या य र ल व है में से कोई वर्ण हो, तो विसर्ग के स्थान पर, तो विसर्ग के स्थान पर र विद हलंत, र हलंत वाला र से रथ है ना, र हो जाता है। अभी मैं लिखाऊंगा, आपसे आता है, सिंपल एग्जाम्पल है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो आप सब जानते हो नी प्लस धन, नी प्लस धन। एक मैंने आपको लिखाया नी प्लस अक्षर, एक मैंने आपको लिखाया दू प्लस जन, एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया और एक मैंने आपको दिया ये वाला। अब आप देखिए, पहले समझने की कोशिश करेंगे फिर लिखेंगे। इधर देखो आप, देखो विसर्ग से पहले क्या आ रहा है? ई। विसर्ग से पहले क्या आ रहा है? ऊ। विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? चौथा। विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? कोई भी स्वर। विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? तीसरा। विसर्ग के बाद यर लेवे में से क्या आ रहा है? व। विसर्ग के बाद आ रहा है स्वर। यानी कि वही रूल हो गया, यदि विसर्ग के पहले ऊ आए और ई आए और बाद में चाहे कोई तीसरा आए चाहे कोई चौथा वर्ण आए, यर लेवे में से कोई आए या कोई भी स्वर आए, तो ये जो विसर्ग है
इसका क्या हो जाएगा, रे, आधा होएगा, है ना। तो देखो नी, अब ये धन है, अब जो हलंत रे यानी आधा रे, उसको आप इस तरीके से ऊपर लगा देंगे, तो क्या बन गया, निर्धन। अब इसमें आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी, देखिए भाई, नी को हम छेड़ नहीं रहे, है ना, और ये जो विसर्ग है इसका क्या कर दिया आपने, रे, विसर्ग का क्या कर दिया, रे, और पीछे क्या है, अक्षर, तो इसको इसमें दे देंगे, तो ये हो गया पूरा। तो ये ध्यान रखेंगे, अगर कोई स्वर आ रहा है ए, आ, ई, ऊ, तो वो तो उस रे में इंक्लूड हो जाएंगे, तब रे आधा नहीं रह जाएगा, वो उसके मात्रा ले लेगा, है ना। अब जैसे दुरावस्था, तो रे पूरा आएगा, आधा इसमें पूरा हो जाएगा, और ये क्या हो गया, दु प्लस जन, दुर्जन। अब लिख लो, दु प्लस अवस्था, क्या कर लोगे बताओ, नहीं बैठेगा। अरे सिंपल है ना, विसर्ग का क्या हो गया, रे, आधा हो गया, इस रे, इस ए को इसमें दे देंगे तो ये पूरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूरा। तो ये हो गया आपका दुरावस्था। बोलिए, हाँ जी, पीछे देखो, हाँ ही मत भरो यार, कुछ अपने को अचीवमेंट आना चाहिए अपने रीट में। क्या बोल रहा हूँ मैं, इतना तुमको पढ़ाने के बाद ये 60 नंबर लाना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, हालांकि कंपटीशन तो अगला भी लगेगा एक और, है ना, लेकिन कोई नहीं, वही ग्रामर उसमें आएगी, कोई अलग से कुछ आने वाला नहीं है। तो यहाँ पे अच्छी परसेंटेज बनाओगे तो फायदे में रहोगे। लिख लिए क्या, लिख लिया, और एग्जाम्पल लिखो। भैया जो अब हंस रहा है ना, वो आगे ज़िंदगी में रोएगा, ये ध्यान रख लेना, क्योंकि समय निकलने के बाद सिर्फ हाथ मलते ही रह जाना होता है। विद्यार्थी को पढ़ाई पर इतना ध्यान केंद्रित कर देना चाहिए कि आगामी उसका पूरा भविष्य सेफ और खुश तरीके से निकले। सीधी सी बात है, क्योंकि दुख और सुख ये बिल्कुल जोड़े से हैं, दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख। जो अब दुख पाएगा वो आगे सुख पाएगा। अब कोई ये तो नहीं अपन सब पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोग हैं, ठीक है ना।
बोलिए। धनु प्लस धर क्या हो जाएगा? धनुर्धर। वेरी गुड। धनु प्लस धर, धनुर्धर। देखो अब ये जो भैया आ गया था इसको दोबारा से देख लीजिए। इसका रे हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? रे। रे हो जाएगा ना इसका। अब इस रे में आ जाएगा तो क्या हो गया? रा। तो क्या बन गया? बहिरागत। आधा रे ही नहीं उड़ेगा हमेशा। जब पीछे स्वर है ना तो उस स्वर को उसमें दे देंगे हम। और अगर ऊ है तो ऊ की मात्रा लग जाएगी, ए है तो ए की, आ है तो ए की लग जाएगी। क्लियर? चलो अब सुनिए, एक दो एग्जाम्पल ऐसे हैं जो इस नियम से थोड़े आउट जा रहे हैं। जैसे एक उदाहरण आपको मैं पेश करूं। पुनः प्लस क्या लिखा? पुनः प्लस उद्धार। भैया जी क्या हो जाएगा? यही तो हो जाएगा। अब इसमें विसर्ग से पहले वो तो ये कह रहा था ए और आ नहीं आना चाहिए, लेकिन इसमें ए आ रहा है ना। तो इनको आपको देखो कुछ एग्जाम्पल है स्पेशल है, उनको आपको रटने पड़ेंगे, है ना। पुनः प्लस उद्धार एक और देता हूँ, देखो। पुनः प्लस निर्माण। पुनः, ये बस पुनः वाले ही हैं ये। जागरण। पुनः प्लस जागरण। अब सुनिए, ये हर चीज एक दूसरे से लिंक है। उपसर्ग पढ़ाएंगे, आपसे पूछ लेगा बताओ पुनरुद्धार में कौन सा उपसर्ग है? कौन सा उपसर्ग है बताओ? पुन नहीं, उपसर्ग ओनली ये वाला है, पुनर। कौन सा उपसर्ग है? पुनर। संधि तो पुनरुद्धार की संधि तो ये होगी, और कौन सी संधि होगी? विसर्ग। पुनरुद्धार का उपसर्ग है पुनर प्लस उद्धार। और सुनो, ऐसे भी परीक्षा में क्वेश्चन आए हैं